चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका आधार होगा एनसीईआरटी का 11th क्लास का बुक कि आजादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, उससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स क्या हैं और इन बातों को आप अपने एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप इकोनॉमी को कहानी की तरह समझें और उनको उस सवालों को हल करते समय आप में कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1947, आजादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थी। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आपको पता होगा कि उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने 200 साल इस देश पर शासन किया। एक तो जब 1857 से लेकर 1947 का जो शासन था वो तो ब्रिटिश काउंट के अधीन था, और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था। वो भी पिछले 100 साल तक था। लगभग 195 साल तक इन्होंने शासन किया देश पर। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल तक इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया अपने हितों के लिए। फिर अगले 90 साल तक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए विभिन्न तरीकों से हमारा शोषण किया। तो हम बताना चाहते हैं कि आजादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थी। भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं, और खास तौर से उस अवधि में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। और भारत पर अंग्रेजों ने कितने सौ साल शासन किया? लगभग 200 साल तक शासन किया। लगभग दो शताब्दियों तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। उस समय ब्रिटेन दुनिया की आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी, और उस अर्थव्यवस्था को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। उस कच्चे माल का स्रोत उन्होंने बनाया भारत को, उसका केंद्र बिंदु बन गया भारत। आप रॉ मटेरियल के सोर्स बन गए। वो देश जो दुनिया भर में मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था, विभिन्न तरह के उद्योगों में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रगति के लिए जाना जाता था, उसको ब्रिटेन ने अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान अपने देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मात्र कच्चे माल का एक स्रोत बना के रख दिया। और इसके बाद इस दौरान क्या क्या हुआ आइए समझते हैं इस लेक्चर में। ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत की जो इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंट थी। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब हम किसी पर निर्भर नहीं थे। हम अपनी विभिन्न आर्थिक चुनौतियों के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था से ही उनके समाधान निकालते थे और अपने देश के लोगों के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करते थे। महत्वपूर्ण स्रोत था कृषि। कृषि क्षेत्र ही हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत था। लेकिन सिर्फ कृषि ही नहीं था, भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां शामिल थी। क्या क्या थी इसमें? भारत कपास, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के धातु, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर के क्षेत्र में हस्तशिल्प शिल्प उद्योगों के लिए जाना जाता था। भारत के शिल्पकार दुनिया के अग्रणी शिल्पकारों में से एक माने जाते थे। और ये जो उत्पाद हैं, जो भारतीय उत्पाद हैं, उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता बड़ी अच्छी उत्कृष्ट मानी जाती थी, और भारतीय शिल्प कौशल उच्च मानक का माना जाता था। यह प्रतिष्ठा दुनिया के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहां दूर दूर तक ये प्रतिष्ठा भारत की फैली हुई थी। बंगाल का सूती कपड़ा उद्योग एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग था। और वहां मलमल एक तरह का सूती कपड़ा है, और मलमल का ओरिजिन बंगाल में माना जाता है, खासतौर पे ढाका। उसमें ढाका या बांग्लादेश जो बाद में बन गया 1971 में, ये सब भारत के हिस्से थे। ये ब्रिटिश इंडिया के दौरान ये सब भारत का हिस्सा है। और ढाका को उस समय डक्का कहा जाता था, DACCA, डक्का। जो ढाकाई मलमल था वो काफी उत्कृष्ट किस्म का माना जाता था।
और ढाकाई मलमल ने एक उत्कृष्ट सूती वस्त्र के रूप में दुनिया भर में ख्याति हासिल की हुई थी। यहाँ का मलमल बेहतरीन किस्म का था। कभी कभी विदेशी यात्री भी इसे मलमल शाही या मलमल खास के रूप में माने करते थे। शाही या मलमल खास का मतलब कि ऐसा सूती कपड़ा जिसे सिर्फ राजा महाराजा ही पहन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा और क्वालिटी कितनी ज्यादा उत्कृष्ट श्रेणी की थी। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे 1894 में, और उनका एक स्टेटमेंट बड़ा ध्यान से समझने लायक और सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अस्त हो जाता है या अलग हो जाता है तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम भारत को खो देंगे तो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो आप सोचिए कि भारत कितना महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए, उनकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। कितना महत्वपूर्ण देश था भारत। भारत में जो अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां अपनाई, उसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास बिल्कुल नहीं था। उसका उद्देश्य था कि अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा किया जाए, और उसको पूरा करने के अलावा उसको एक्सपैंड किया जाए। न केवल उसमें जरूरतों को पूरा किया जाए, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर हमें इन जरूरतों को और एक्सपैंड किया जाए और भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जाए जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। तो फिर क्या परिवर्तन हो गया? एक एक मेजर शिफ्ट हो गया। एक देश जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था, एक देश दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के शिल्प, कपास, रेशम और वस्त्र उद्योग का केंद्र था, वो सिर्फ रॉ मटेरियल का सेंटर बना दिया गया। और यहां से रॉ मटेरियल उठा के, भारत से रॉ मटेरियल उठा के ब्रिटेन भेजा जाने लगा, और वहां चीजें तैयार की गई और फिर वहां से लाके भारत में बेचा गया। जो देश दुनिया भर को सामान बेचता था, दुनिया भर को विभिन्न प्रकार की चीजें देता था, उसको उठा के पैरालाइज कर दिया इन लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। और जब इनका उद्देश्य पूरी तरह से भारत का शोषण करके अपने आर्थिक हितों को पूरा करना था, तो कैसे उस समय की जो सरकार थी, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की बात करेगी? उसका तो ये उद्देश्य ही नहीं। जब उसकी सोच, उसका इंटेंशन दूसरा था, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण और अनुमान तो आपके अपने देश के अर्थशास्त्री ही कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से कोई भी गंभीर प्रयास नहीं हुआ कि भारत की राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाए, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया जाए। वहीं कुछ बड़े महान अर्थशास्त्री हुए भारत में, उनके नाम नोट करिए, और उनके बारे में विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स आपको मिलते हैं, पढ़िए विभिन्न स्रोतों से। मैं भी पढ़ाता रहूंगा अपने क्लासेस में इनके बारे में बीच बीच में। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिल्डे सिराज, वी राव और आरसी देसाई ये भारत के सबसे उस समय जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, और इन लोगों ने बहुत काम किया। इन्होंने ही अपने स्टडी के दौरान पता लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समय हालत क्या है, कैसे एक इकोनॉमी जो दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के क्वालिटीज और उद्योगों के लिए एक सेंटर था, आज पैरालाइज कर दिया गया। ये इन्होंने अपने अध्ययन में पाया और बताया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, वी के आर बी राव जो भारत के महान अर्थशास्त्री थे, वी के आर बी राव, इन्होंने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया। और राष्ट्रीय आय क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, उसका एक लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप रिवाइज कर सके जब भी आपको जरूरत पड़े। तो भारत के महान अर्थशास्त्री वी के आर बी राव ने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया, और इन सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में पाया कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की जो सालाना राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट है, वो 2% से भी कम थी। और प्रति व्यक्ति जो वृद्धि दर है, प्रति व्यक्ति उत्पाद में जो वृद्धि दर है, प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर है, वो सिर्फ 0.5% या उससे भी कम रही।
आप सोच सकते हैं कि वो देश कैसे प्रगति करेगा जिसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर 2% से भी कम रह गई है और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर आधे % या उससे भी कम रह गई है। उस समय जो भारत की इकोनॉमी थी, कृषि, भारत में हमेशा ही भारतीय कृषि प्रधान देश रहा है और लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी उस समय, आजादी के पहले। तो वो लोग कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर थे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का व्यवसाय कृषि क्षेत्र था, लेकिन उस कृषि क्षेत्र के विकास में ठहराव आ गया। जब एक बहुत बड़ी आबादी किसी सोर्स पे डिपेंडेंट है अपनी आजीविका के लिए और उसमें विकास ही नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए कि वो देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। तो पहले तो ठहराव आया, पहले स्टैग्नेशन आया और फिर गिरावट आनी शुरू हो गई। आप देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इनकी नीतियों की वजह से, अंग्रेजी नीतियों की वजह से भारत की 85% आबादी का आजीविका का जो स्रोत था कृषि क्षेत्र, पहले उसमें पहले बहुत तेजी से विकास था एक जमाने में। लगभग 1857 के पहले भी बड़ी अच्छी हालत थी, 1857 के बाद बहुत बुरी हालत होने लगी। तो पहले तो ठहराव आया और फिर गिरावट होने लगी, और गिरावट मामूली गिरावट नहीं थी, असामान्य गिरावट दर्ज की गई। देश के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न राज्यों में अकाल की घटनाएं, बारंबार अकाल की घटनाएं दर्ज की गई। खेती के कुल क्षेत्र में विस्तार तो हुआ, लेकिन कृषि उत्पादकता कम हो गई। जब उत्पादकता कम हो गई तो कृषि विकास दर अपने आप कम हो जाएगा। और ये जो ठहराव हुआ और कृषि क्षेत्र में गिरावट आई, उसका मुख्य कारण था औपनिवेशिक सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि बंदोबस्त की विभिन्न प्रणालियां। इन्होंने जो भी प्रणालियां विकसित की, उससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। और ये ब्रिटिशर्स ही नहीं, बल्कि जो जमींदार लोग थे, इन लोगों ने भी, वो भारतीय थे, वो चाहते तो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते थे, उन्होंने भी कृषि की स्थिति में सुधार के लिए कुछ नहीं किया। और उनका इंटरेस्ट था कि किसानों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सिर्फ लगान वसूल करें, अंग्रेजों को खुश करें और फिर अपनी जमींदारी को कायम रखें। तो एक तरफ तो अंग्रेजों का शोषण, फिर जमींदारों का शोषण, तो देश की जो 85% आबादी थी दुख और सामाजिक तनाव से घिर गई। और जमींदारों ने ये जो अपनाया था, ये जो उनका तरीका था, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी राजस्व बंदोबस्त की शर्तें। तो जो राजस्व जमा करने की तारीखें तय की गई थी, अगर उस समय तक जमींदार राजस्व जमा नहीं कर पाते थे तो उनको हटा दिया जाता था अपने पद से। तो उनको खुश करना होता था, अपने ब्रिटिश अधिकारियों को खुश करने के लिए वो जबरदस्ती लगान वसूल करते थे। तो ये तो खराब आर्थिक नीति थी। इसके अलावा कुछ और चुनौतियां थी। टेक्नोलॉजी का निम्न स्तर था, टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, सिंचाई सुविधाओं की कमी होती गई। अभी सिंचाई के बारे में फ्रांसीसी एक नागरिक है, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया, मैं अभी आगे की स्लाइड में बताऊंगा। सिंचाई की एक देश जहां पे सिंचाई की ढेर सारी सुविधाएं थी, उनमें लगातार कमी होती गई। उर्वरकों का उपयोग बंद होने लगा, क्योंकि कोई उद्योग धंधे ही नहीं थे, तो उर्वरक आएंगे कहां से। इन सारी चीजों ने किसानों की दुर्दशा को बढ़ाया और कृषि उत्पादकता को लगातार कम करने में योगदान दिया। अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। व्यवसायीकरण का उनका उद्देश्य था कि कृषि क्षेत्र में नकदी फसलों को का उत्पादन किया जाए, लेकिन इसका लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिलता था। नकदी फसलों के उत्पादन का उनका एकमात्र उद्देश्य था कि इंग्लैंड में जो कारखाने लगे हैं उसका कच्चा माल कहां से मिलेगा, उसका कच्चा माल मिलेगा भारत से। तो भारत से कच्चा माल पैदा करने के लिए इन्होंने यहाँ पर नकदी फसलों का उत्पादन शुरू करवा दिया। ये मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। आप अपनी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करिए, मेंस की परीक्षाओं में ये आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। तो इस दौरान जो एग्रीकल्चर की स्थिति थी, उसको यहां मैंने दिखाया कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो क्या थी, जमींदारी प्रणाली थी। इसके अलावा फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जबरदस्ती एग्रीकल्चर का वाणिज्यीकरण किया गया। तो क्या कराया गया,
कॉमर्शियल क्रॉप्स यानी कि नील की खेती को प्रोत्साहन दिया गया, और किसानों के जो इंटरेस्ट थे, उनकी जरूरतें थी, उनको ध्यान नहीं दिया गया, और जबरदस्ती उन पर वो सारी चीजें थोपी गई, जिससे हमारी कृषि व्यवस्था चौपट हुई। और फिर बाद में 1947 में जो पार्टीशन हुआ, उससे भी बड़ा नुकसान हुआ देश को, क्योंकि जो पश्चिमी पंजाब था वो राइस फूड मतलब चावल के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। पंजाब और सिंध ये दोनों पाकिस्तान में चले गए। इसने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो तीन बिंदु हैं आजादी के पहले, क्या मतलब 1947 के पहले और 1947 के आसपास। एक तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो जमींदारी प्रणाली थी। दूसरा, जबरदस्ती कृषकों को वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए दबाव डालना। और तीसरा, भारत का विभाजन, जिसमें जो कृषि के महत्वपूर्ण केंद्र थे वो पाकिस्तान में चले गए। इन तीन मुद्दों की वजह से भारत की एग्रीकल्चर सिस्टम चौपट हो गई, कृषि व्यवस्था को काफी धक्का लगा। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री ने बंगाल का वर्णन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया है, बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में, कि बंगाल के बारे में मुझे जो ज्ञान मिला है वो विश्वास दिलाता है कि ये मिस्र से अधिक समृद्ध है। मिस्र उस समय दुनिया के सबसे समृद्धशाली देशों में से एक माना जाता है, इजिप्ट, लेकिन वो भारत को मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध मानता है। मुगल काल के समय ये भारत आए थे ये यात्री। फिर इन्होंने लिखा है कि यह बहुतायत में कपास, रेशम, चावल, चीनी और मक्खन का निर्यात करता है। आप बताइए, भारत उस समय निर्यात करता था, इन चीजों का निर्यातक था। प्रचुर मात्रा में अपने उपभोग के लिए गेहूं, सब्जियां, अनाज, पक्षी, बत्तख और गीज मतलब जो हंस होते हैं उनका उत्पादन करता है। इन्होंने लिखा है अपनी किताब में। इनकी किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 टू 1668। ये लगभग 12-13 साल तक भारत में थे। फ्रैंकोइस बर्नियर, ये किताब अमेजोन पे उपलब्ध है। और ये बाद में इस किताब को थोड़ा सा रिवाइज करके लिखा गया, विंसेंट ए स्मिथ ने लिखा है। किताब बहुत अच्छी है और इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने के पहले क्या स्थिति थी। इन्होंने, बर्नियर महाशय ने यह भी लिखा है कि यहाँ सुअर, भेड़ और बकरियों के विशाल झुंड हैं। हर तरह की मछलियां यहाँ बहुतायत पे पाई जाती हैं। अनगिनत नहरों का विशाल जाल फैला हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि सिंचाई व्यवस्था चौपट हो गई अंग्रेजों के समय, और वो बर्नियर के आने के समय लगभग सिंचाई व्यवस्था दुनिया की उत्कृष्ट सिंचाई व्यवस्था थी। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति हो गई। और अनगिनत नहरों का विशाल जाल कैसे निकाला गया है? गंगा नदी से निकाला गया है। यानी कि वो जो नहरों का विशाल जाल है वो उर्वरक क्षमता में बहुत वृद्धि करता है। ये थी भारत की स्थिति अंग्रेजों के आने के पहले। एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक में है, compare the maps of British India with that of independent India and find out the areas that became parts of India। कि भारत और ब्रिटिश इंडिया के मैप को कंपेयर करिए और जो हिस्से पाकिस्तान में चले गए उनको देखिए, और उनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एनालाइज करिए कि आर्थिक स्थिति से क्या प्रभाव पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी किताब है इंडिया डिवाइडेड। उस पर सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई हैं। आपको जब भी मौका मिले उस किताब को पढ़ने की कोशिश करिए। यहां मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि कौन से इलाके ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत में थे। बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, ये तीन महत्वपूर्ण इलाके थे। आप सोचिए, जो कि उद्योग और कृषि के लिए बड़े के हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण थे। और सिंध, जो मैंने अभी आपको बताया, सिंध में भी कृषि बहुत अच्छी थी। पंजाब और सिंध में कृषि, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सारे महत्वपूर्ण इलाके पाकिस्तान में चले गए। तो क्या हुआ, उस समय कराची जो था दुनिया के महत्वपूर्ण बड़े पोर्ट में से एक माना जाता था, और वो मुंबई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। और ये कराची चला गया पाकिस्तान में, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान जो है स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, बलूचिस्तान जो है, यहाँ पे बलूचिस्तान है, तो ये क्या है, अगर आपको जाना हो, ये लैंड लॉक एरिया में जाना हो, मतलब फारस की खाड़ी में जाना हो, मिडिल ईस्ट में जाना हो, तो आप बलूचिस्तान से होके जाएंगे। तो उस समय तो, इस वर्तमान जो समय है, ऐसे तो यातायात व्यवस्था तो थी नहीं।
ऐसी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, तो बलूचिस्तान के रास्ते आप लैंडलॉक कंट्रीज में जा सकते थे, बलूचिस्तान के रास्ते हैं। लेकिन ये वहां से बलूचिस्तान को उठा के उधर शिफ्ट कर दिए, बलूचिस्तान उधर चला गया। जैसे मान लीजिए यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी को उसमें यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। अगर यूनाइटेड प्रोविंस आपको मिडिल ईस्ट में जाना हो तो आप बलूचिस्तान तो होते हुए आप पहुंच सकते हैं। जब ये पूरा इलाका आपको बंद कर दिया जाएगा तो फिर आप कैसे जाएंगे? और कनेक्टिविटी जब नहीं होगी तो ये आपके आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा और क्या हुआ, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था वो इंडिया का गेटवे माना जाता था, और यहां से भी आप सेंट्रल एशिया यूरेशिया में जाते थे, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी चला गया पाकिस्तान में। इसके अलावा सिंध और पंजाब जो है कॉटन प्रोड्यूसर माने जाते थे, और बंबई की जो सूती मिल थे उनका आधार थे, उनको बहुत बड़े मात्रा में कच्चे माल प्रदान करते थे। दक्षिणी पंजाब और सिंध के इलाके ये भी चले गए पाकिस्तान में, जिससे बाद में महाराष्ट्र में जो सूती वस्त्र उद्योग है पूरी तरह चौपट हो गया। ये इलाका है, आप देखिए, ये जो संयुक्त है ना भारत और पाकिस्तान का जो ब्रिटिश रूल जो था, ये पूरा है जिसमें ये पूरा इलाका पाकिस्तान की तरफ चला गया।